हैं उनके मुतालिक आपको आगाह करता हूँ। सबसे पहले आज जो काबीना में जो डिस्कशन हुई है वो कौमी सलामती की जो पॉलिसी है उसकी काबीना ने मंजूरी दी है। कौमी सलामती की जो डॉक्यूमेंट है वो हम मीडिया के साथ उसका जो एब्रिज्ड वर्जन है वो हम 10 दिनों में शेयर करेंगे, लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारी कौमी सलामती की जो पॉलिसी है उसमें पहली बार जो कौमी सलामती है उसको माशी जो आपकी सूरत हाल है उसके साथ क्लब किया गया है, और ये तय है कि अगर आपकी मईशत जो है वो ताकतवर नहीं है तो फिर कुछ भी आपकी सलामती की गारंटी नहीं हो सकती। लिहाजा जो काबीना ने आज जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की मंजूरी दी है उसमें पहली बार हमने जो स्ट्रैटेजिक के साथ साथ जो हमारी एक इकनॉमिक स्ट्रैटेजी है उसको भी क्लब किया है। दूसरा, जो कौमी सलामती की पॉलिसी है उसका सबसे अहम नुक्ता ये है कि ये हम समझते हैं कि जब तक आम आदमी जो है वो मुंसलिक नहीं होगा, ये पॉलिसी आम आदमी सेंट्रिक नहीं होगी, आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होगा, आम आदमी को जो है वो नहीं एक उसकी जो मुआशी हालत है, उसकी जो समाजी हालत है, उसकी जो कानूनी हालत है, जब तक वो उससे मुतमईन नहीं होगा मुल्क की सिक्योरिटी जो है उसको ख़तरा लाहक रहेगा। लिहाजा ये इकनॉमिक सेंट्रिक है और ये एक आम आदमी के ऊपर जो है इसका फोकस है, और यही हम चाहते हैं कि इसको इसी तरीके से हम आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। ये 2014 में ये एक्सरसाइज जो है वो शुरू की गई थी और अब 2021 में आके ये जो पॉलिसी है उसकी मंजूरी दी गई है। तकरीबन 9 साल इसमें लगे हैं, 18 मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ की और इनकी इनपुट शामिल है, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बड़ी ही कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये पॉलिसी माजी में इसलिए मंजूर नहीं हो सकी कि वहाँ पे मुख्तलिफ जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे। किसी का पॉइंट ऑफ व्यू एक था, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू एक था। पहली बार एक ऐसी हुकूमत बरसर इक़्तिदार है जो तमाम जो नुक्ता हाय नज़र हैं उनको यकजा करने की सलाहियत रखती है, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान वो लीडर हैं जिनके ऊपर एक ऐसा एतमाद है कि वो तमाम नुक्ता नज़र को यकजा कर सकते हैं। और यही वजह है कि पहली बार हमने एक लैंडमार्क अबूर किया है और एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की मंजूरी दी है। अब इसके साथ जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है इसके साथ इंटरनल पॉलिसी जो है वो वाबस्ता है, उसके साथ फूड सिक्योरिटी पॉलिसी वाबस्ता है, उसके साथ अब जो बाकी मिनिस्ट्रीज़ की अपनी पॉलिसीज़ हैं वो तमाम अब इसके साथ जो हैं वो मुंसलिक हैं, और ये एक बहुत ही अहम पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जिसकी आज काबीना ने मंजूरी दी है। इसके बाद काबीना को जो यूरिया की पैदावार है उसके ऊपर जो है वो ब्रीफिंग दी गई है। इस वक्त पाकिस्तान में मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर इस हुकूमत का प्रायोरिटी सेक्टर है। पिछले जो 2 साल हैं उनमें जो ज़रई पैदावार है हमारी उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा हमें कामयाबियाँ मिली हैं। हमारी जो कपास की फ़सल है, हमारी जो गन्ने की फ़सल है, हमारी जो चावल की फ़सल है, उसके बाद हमारी जो गंदम और मकई है, इन तमाम फसलों में बहुत बेहतरी आई है। और जो गंदम, चावल और गन्ना ये तो तारीख़ के सबसे बड़ी पैदावार हमें हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह 1100 अरब रुपया इजाफ़ी जो है वो फार्मर्स के पास जो है वो गया है। और उसी वजह से आप देखते हैं कि एक बूम है इस वक्त ख़रीदारी का हमारे रूरल सेक्टर में, चाहे वो ट्रैक्टर्स हों, चाहे वो ज़रई अद्वियात हों, चाहे बाकी आपके मोटरसाइकिल हों, इवन गाड़ियाँ हों, तो उनमें तमाम में आपको एक बूम नज़र आता है। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि वहाँ पे एडिशनल इनकम जो है वो इस सेक्टर्स में जो है वो गई है। अब आकर के एक खाद को लेकर के एक बहरान पैदा हुआ है। खाद को देख के क्या बहरान पैदा हुआ है? आलमी मंडी में जो DAP है उसकी कीमत तकरीबन अब 12,000 रुपये के ऊपर चली गई है। 10 से 12,000 रुपये के ऊपर वहाँ पे ये आपको एक थैला जो है वो मिल रहा है।
डीएपी पाकिस्तान नहीं बनाता, ये हम इंपोर्ट करते हैं, 70% से ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं। यूरिया को इस दफ़ा पाकिस्तान में ये किया गया कि आपने देखा कि गैस का जो बहुत बहरान भी रहा, लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि अपनी ज़राअत को, अपने किसानों को इस इफ़ेक्ट से बचाने के लिए उन यूरिया प्लांट्स को भी गैस दी गई जिनको इन 2 महीनों में आम तौर के ऊपर गैस नहीं दी जाती। इस वजह से इस साल पाकिस्तान ने अपनी तारीख की सबसे बड़ी यूरिया की प्रोडक्शन की है, और इस वक्त आलमी मंडी में जहां यूरिया की कीमत 10,500 रुपये के लगभग है, पाकिस्तान में यूरिया की जो कीमत है वो तकरीबन 17 से 1900 रुपये के दरमियान, 1700 रुपये उसकी कीमत थी, सरकारी कीमत थी, लेकिन वो 1900 रुपये 1800 रुपये के ऊपर भी बिकी है। लेकिन एक तरफ वो आलमी मार्केट में 10,000 रुपये की है, पाकिस्तान में आप देख लें कि 1700-1800 रुपये की है। उसकी वजह से जो एक इंटरनेशनल मार्केट का जो परसेप्शन है, उसकी वजह से पाकिस्तान में यूरिया की किल्लत महसूस हुई है कई जगहों के ऊपर। हमारे पास स्टॉक भी बहुत पड़ा हुआ है, हमारे पास उसकी कीमत भी बड़ी स्टेबल है, हमारी प्रोडक्शन भी बिल्कुल सही है, लेकिन कई जगहों के ऊपर जो होर्डिंग की शिकायत आई हैं, कई जगहों के ऊपर स्मगलिंग की शिकायत आई हैं, क्योंकि कई लोगों ने, अब एक ट्रक जब अब यूरिया का पाकिस्तान से स्मगल होता है तो उसका मतलब यह है कि आप तकरीबन 78 से 80 लाख रुपया एक ट्रक के ऊपर बचाते हैं। अब जब इतना बड़ा इंसेंटिव है तो उसकी वजह से प्राइवेट मार्केट में जो है वो गड़बड़ शुरू हुई है, और हमने पूरी इसके ऊपर जो है वो एक पहले पंजाब हुकूमत ने इसके ऊपर बड़ा इफ़ेक्टिव जो है वो काम किया है, लेकिन आज काबीना ने पंजाब गवर्नमेंट को ये कहा है कि आप जो होर्डिंग है और जो स्मगलिंग है उसके ऊपर भरपूर कार्रवाई करें, और उसके नतीजे में इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे कि ये जो यूरिया की सूरत हाल है, जिसकी कीमत में नहीं लेकिन एक मसनूई किल्लत कई जगहों के ऊपर है, वो अगले आप इंशाल्लाह उम्मीद है हमें कि 48 घंटों में उसमें वाज़े बेहतरी जो है वो आ जाएगी, और कई जगह जहाँ पे ये पहले ही मुयस्सर है वहाँ पे उसकी कीमत जो है वो और नीचे आ जाएगी। ये मुसलसल हम उसको देख रहे हैं कि नीचे आ रही है। एक और अहम डेवलपमेंट में काबीना ने अरकान पार्लियामेंट की 2019 की टैक्स डायरेक्टरी शाया करने का हुक्म दिया है। हम जो सारे MNAs हैं, मैं वैसे आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान में सिर्फ सियासतदान ही हैं अब जिनके इतने ज़्यादा एसेट्स और जो टैक्सेस हैं वो आवाम के सामने आते हैं। बाकी किसी शोबे के ऊपर उतनी उस तरीके से अकाउंटेबिलिटी नहीं है जितनी पॉलिटिशियंस के ऊपर है अब, और उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने एक ऐसी जो कह लीजिए कि उसका बुनियाद रखी है, एक ऐसी हुकूमत की बुनियाद रखी है जिसका बुनियादी मकसद ये है कि एक शफाफियत हो उसमें, और उसकी वजह से ये एक पूरा जो मंजरनामा है वो तब्दील हुआ है, और अब सियासतदानों की जो इनकम है, सियासतदानों के जो असासे हैं, उनके ख़ानदान के जो एसेट्स हैं, वो सब हमारे सामने हैं। और अब ये एक जो नया डायरेक्टरी का जो सिलसिला है, इसके नतीजे में जो टैक्स पेमेंट्स हैं वो भी आपके सामने जो हैं वो आ जाएंगी। वज़ारत ख़ज़ाना की सिफारिश पर हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तैनात करने की मंजूरी दी गई है। शहजाद नकवी, फ़ायज़ा कपारडिया, यास्मीन लारी, अदनान अली और इमरान अहद साहब जो हैं वो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होंगे। काबीना ने सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन मसूद नकवी का इस्तीफ़ा मंजूर किया है, और महमूद मांडवी वाला साहब जो हैं उनको मेंबर बोर्ड और चेयरमैन तैनात करने की मंजूरी दी है। वज़ारत ख़ज़ाना ही की सिफारिश के ऊपर मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़ कोऑर्डिनेशन बोर्ड के ऊपर एजाज़ नबी जो एक इकोनॉमिस्ट हैं, उनको जो है वो एक एमिनेंट इकोनॉमिस्ट की हैसियत से उनके नाम को मंजूर किया गया है। तमाम तालीमी बोर्ड्स के ज़ेर निगरानी इम्तहानात के मेयार को यकसां बनाने, तालीमी दस्तावेज़ात की तस्दीक और बोर्ड्स के माबैन राबते और ताउन को बढ़ाने के लिए काबीना ने इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन एक्ट 2021 के मुसवदे की असूली मंजूरी दी है। काबीना ने साजिद मजीद चौधरी की तलाश और ममनुआ तंजीम के साथ मुबैना तल्लुक़ के बारे में शवाहिद की तहकीकात करने के लिए
खुद मुख्तार इंडिपेंडेंट कमीशन तश्कील दिया है, जिसकी सरबराही जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा साहब करेंगे, और हमायूं मसूद सिंधु और एतजाज़ अहमद गुराया ये FIA और नेक्टा के ऑफिसर्स हैं जो इस कमेटी में शामिल होंगे। पैमरा में मोहम्मद आसम साहब को बतौर एग्जेक्टिव मेंबर तैनात किया गया है। इसी तरीके से नाज़म जोखियों के कत्ल की तहकीकात करने के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम कायम करने की मंजूरी दी गई है। नाज़म जोखियों को मेमन गोट कराची में कत्ल किया गया था और इस टीम में पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सिविल और अस्करी फोर्सेस के नुमाइंदे शामिल होंगे। आपको इल्म है कि वो नाज़म जोखियों के जो कत्ल है उसमें कातलों को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया गया और किस तरीके से वहाँ पे एक प्ले अप किया गया और एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल तौर के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया गया। ये सूरत हाल नाकाबिल कबूल है और इसी को मद्देनज़र रखते हुए वफाकी काबीना ने एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की मंजूरी दी है। सिटीज़न क्लब बिल्डिंग F9 पार्क को गंधारा हेरिटेज एंड कल्चरल सेंटर में कन्वर्ट किया जा रहा है और इसकी जो कमेटी बनाई गई है, मैनेजमेंट कमेटी, उसकी सरबराही जो है वो वज़ीर आज़म करेंगे। इसी तरह से मुसम्मात नाजिया शाहीन और शब्बर अब्बास के ख़िलाफ़ एक्सट्रैडिशन की कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी दी गई है। दोनों मुल्ज़मान की तहवील के लिए इटली की हुकूमत ने मुतालबा किया था कि इनके ख़िलाफ़ कत्ल का मुकदमा शुरू कराया जाए। बुनियादी तौर के ऊपर केस ये है कि ये जो हैं ऑनर किलिंग करके इटली से पाकिस्तान आ गए ताकि उन्हें वहाँ कत्ल का जो केस है उससे इनको जो है वो छुटकारा मिल सके, लेकिन हमने फैसला किया है कि इसको वापस इटली इनको भेजा जाए जहाँ पे वो अपने इस कत्ल के केस को वहाँ पे भुगते हैं। मोहम्मद उस्मान के ख़िलाफ़ एक्सट्रैडिशन की कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी दी गई है। इसका मुतालबा अरब अमारात ने किया था और ये भी वैसे ही है कि अमारात में कत्ल करके ये पाकिस्तान जो है वो भाग आया था, इनको भी वापस करने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। काबीना ने लाहौर हाई कोर्ट की सिफारिश पर बैंकिंग कोर्ट नंबर 1 को मुल्तान से डेरा गाजी खान मुंतकिल करने की मंजूरी दी है। डेरा गाजी खान में जो बैंकारी के ज़ेर इल्तवा केसेस हैं उनकी तादाद ज़्यादा थी और हाई कोर्ट ने ये सिफारिश की थी कि इसको मुल्तान से DG खान एक कोर्ट जो है उसको शिफ्ट किया जाए, तो एक कोर्ट को उधर शिफ्ट किया जा रहा है। गवादर में 1.2 मिलियन गैलन योमिया का डिसैलिनेशन प्लांट लगाने के लिए मुआहदे की एक्स पोस्ट फैक्टो मंजूरी दी गई है। ये CPEC का प्रोजेक्ट है, तकरीबन 2 अरब रुपए से ज़्यादा लागत से ये मंजूर होगा और गवादर के शहरियों को एक साफ़ पानी की सहूलत मुयसर होगी। आपको मालूम है अभी गवादर में जो एहतजाज हुआ था और हमारे जो असद उमर साहब वहाँ पे गए थे, ज़ुबैदा जलाल वहाँ पे गई थी और हमने ये वादा किया था वहाँ के शहरियों से कि हम साफ़ पानी के ऊपर प्रोजेक्ट देंगे और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो वादा है वो पूरा हो रहा है और गवादर के लिए ये जो पानी का प्रोजेक्ट है अब इसकी एक्स पोस्ट फैक्टो मंजूरी भी हो गई है और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये प्लांट वहाँ पे काम शुरू कर देगा। डॉक्टर शाइस्ता ज़ीशान को 4 साल के लिए एग्जेक्टिव मेंबर नेशनल मेडिकल अथॉरिटी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन तैनात जो है वो किया जा रहा है। ड्रग्स रेगुलेटरी अथॉरिटी की सिफारिश पर 3 अद्वियात की फार्मूलेशन में तब्दीली की इजाज़त दी गई है, लेकिन इनकी कीमतें फ़रोख्त में कोई तब्दीली नहीं होगी, वो वही रहेगी। क्यूबा को कोरोना वबा के लिए तकरीबन 23 मिलियन रुपए से ज़्यादा की मालियत की अशिया जो हैं वो भिजवाई जा रही हैं, जिनमें N95 मास्क शामिल हैं, फेस मास्क शामिल हैं, हिफाजती सूट शामिल हैं और हिफाजती गाउन शामिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 26 फरवरी को जब पहला केस आया था, नहीं रुपीज़ 2.5 करोड़ रुपये बेसिकली, ये बेसिकली जब 26 फरवरी को पहला केस पाकिस्तान में आया था तो हम तमाम ये जो कोविड की चीज़ें थे ये इंपोर्ट कर रहे थे और हर चीज़ जो है वो हम इंपोर्ट करते थे। तो मुझे बड़ी खुशी है कि हमने जो साइंस मिनिस्ट्री में उस वक्त ये प्रोजेक्ट्स जो शुरू किए थे उनकी और फिर जो हमने अपनी इंडस्ट्री के साथ जो काम किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो दुनिया में कोविड का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है और हर चीज़, चाहे वो सैनिटाइज़र हो, चाहे गाउन हो, चाहे मास्क हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कोविड के सामान, हाँ कोविड रिलेटेड जो मेडिकल इक्विपमेंट है उसका। और काबीना ने वजारत मनसूबाबंदी की सिफारिश पर पाकिस्तान प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बिल 2021 का मसवदा जो है वो कैबिनेट कमेटी और लेजिस्लेशन को जो है वो भेजा है।
काबीना ने कमेटी बराए इदारा जाती इस्लाहात के 1 दिसंबर 2021 को मुनक़दा इजलास में लिए गए फ़ैसलों की तौसीक़ की है। ये बहुत ही अहम फ़ैसला है। इसके नतीजे में जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको ये हक़ दे दिया गया है कि अगर उनके पास पोस्टें खाली हैं और उनके पास लोग नहीं हैं तो वो 6 महीने के लिए आर्जी तौर के ऊपर मार्केट से लोग उठा सकते हैं और वो 6 महीने तक उनको मैक्सिमम जो है वो 30 लाख तक की जो तनख्वाह है वो दे सकेंगे और बाद में अगर पेपरा रूल्स में अमेंडमेंट हुई तो वो 60 लाख तक, यानी अगर किसी मिनिस्ट्री ने कंसल्टेंट्स हायर करने हैं, किसी मिनिस्ट्री ने अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए लोग हायर करने हैं तो वो अब उसको जो है वो हायर कर सकेंगे। काबीना कमेटी ने कानून के मौरखा 16 और 17 दिसंबर के मुनक़दा इजलासों में लिए गए दर्ज झेल फ़ैसलों की तस्दीक की है की तौसीक़ की है। ड्राफ्ट कायदे आज़म फाउंडेशन एक्ट 2021, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड 2021, अप्रूवल ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड फ्यूचर मार्केट्स बिल 2021, पासपोर्ट रूल्स 2021, ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडुअल ऑयल रेगुलेटरी फंक्शंस टू ओगरा और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का तरमीमी बिल। काबीना ने वज़ारत दाखिला की सिफारिश पर हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत बरतानिया के माबैन रिटर्न और री एडमिशन पर जो दो तरफ़ा मुआहदा हुआ है उस पर उसको डेफ़र किया है और अब उसके ऊपर एक कमेटी जो है कैबिनेट कमेटी बनाई गई है। वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इंसानी हकूक़ और मावन ख़ुसूसी बराए एहतसाब पर मुश्तमिल कमेटी इसको रिव्यू करेगी और दोबारा लेकर आएगी। मैं मोहित यूसुफ साहब तशरीफ़ लाए हैं तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसके ख़द खाल के ऊपर जो है वो हमें बताएं। बहुत शुक्रिया जी। मैं बड़ा मुख्तसरन आपके सामने ये रखता हूँ। कल से ये बात चल रही है, पाकिस्तान की पहली इस फर्स्ट एवर कौमी सलामती की पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने पेश की गई थी। उसके अप्रूवल के बाद आज काबीना में ले जाई गई और मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम कौम को एक्चुअली, क्योंकि किसी भी मुल्क की अगर विज़न क्लियर ना हो कौमी सलामती की तो उसके नीचे पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो पॉलिसी है इसमें ये ओवरऑल तमाम कौमी सलामती के एलिमेंट्स को देखती है। मैं आपको इसके बुनियादी जो नकात हैं वो बता देता हूँ और फिर इसका आगे का लाया अमल भी। पहली तो चीज़ ये है कि जी मूविंग फॉरवर्ड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी की पाकिस्तान बात करेगा और सिक्योरिटी का मकसद पाकिस्तान के आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाना होगा। जब आप इस चीज़ को देखते हैं तो इस पॉलिसी में नेशनल सिक्योरिटी का कोर जो है वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो। हम बात बहुत करते हैं इसकी, ये कोडिफाई हो गया है वज़ीर आज़म साहब की सरबराही में कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी हमारा कोर होगा। इकोनॉमिक सिक्योरिटी से जब आपकी मईशत मजबूत होगी तो आपके पास और अखराजात करने का मौका होगा, आपकी मिलिट्री सिक्योरिटी पे भी और आपकी ह्यूमन सिक्योरिटी पे भी। उसके बाद इस पॉलिसी में हमने अपने खारजा अमूर के हवाले से, एक्सटर्नल रिलेशंस के हवाले से अगर मैं एक लफ्ज़ में बयान करूं तो हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा एजेंडा है पीस, अमन की तलाश नेबरहुड में भी और बाकी ममालिक के साथ भी। फिर इस पे बड़ी चीज़ जो है उसमें हम अपनी नेशनल कोहिजन की जो बात करते हैं, सबसे अहम चीज़ जो हमने आइडेंटिफाई की है वो ये है कि पाकिस्तान की जो डाइवर्सिटी है, हमारे कल्चर की, हमारी एथनिसिटी की, उस चीज़ के इर्द गिर्द हमारी यूनिटी बिल्ड होगी। हम एक इस्लामी रियासत है, हम एक इस्लामी रियासत का नज़रिया रखते हैं और उसके अंदर जो भी डाइवर्सिटी के पहलूज़ हैं उनको हम साथ लेके चलेंगे। ह्यूमन सिक्योरिटी यानी इंसानी सिक्योरिटी के एलिमेंट्स जो हैं उसमें हमने पॉपुलेशन को सबसे ज़्यादा अहमियत दी है, आबादी। उसके बाद हेल्थ सिक्योरिटी, क्लाइमेट एंड वाटर, फूड सिक्योरिटी और जेंडर। जहाँ तक इकोनॉमिक सिक्योरिटी का ताल्लुक है, इस पॉलिसी में एक उस पर डिस्कशन शामिल है, लेकिन जो उसके अहम नकात हैं उसमें हमारा एक्सटर्नल इम्बैलेंस, जो हमारी ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मसला है और जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़ता है, एनर्जी सिक्योरिटी और तालीम को हमने इकोनॉमी में शामिल किया है, क्योंकि एक तो तालीम का हिस्सा है जो नेशनल सिक्योरिटी का, उससे ताल्लुक है यूनिटी से, रेडिकलाइजेशन से, लेकिन जो दूसरा अहम इस वक्त पाकिस्तान का मसला है ह्यूमन रिसोर्स प्रोड्यूस करना, जिससे आपकी इकोनॉमी को यहाँ भी फ़ायदा हो और फिर जो हमारी मैन पावर एक्सपोर्ट का मामला है। और बाकी
सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी यानी हार्ड सिक्योरिटी, डिफेंस, मिलिट्री सिक्योरिटी, उस पे तज्जिया है इस पॉलिसी में। मैं आपको इसका थोड़ा सा ये बता दूं कि ये 2014 से प्रोसेस शुरू हुआ था, 7 साल लगे हैं। इसमें बहुत से पेचीदगियां हैं, सेंसिटिविटीज हैं, बहुत बहस व मुबाहिसा। 4 राउंड्स हुए हैं, तमाम फेडरल मिनिस्ट्रीज, प्रोविंसेस से इनपुट ओवर द ईयर्स आई, सिविल और मिलिट्री लीडरशिप और इदारे मिल के उन्होंने काम किया, और जो डॉक्यूमेंट आज अप्रूव हुआ है इस पे तमाम इदारों का, सिविल मिलिट्री मिनिस्ट्रीज का कंसेंसस है। अब एक सवाल ये आता है कि जी बाकी प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी, तो 2014 से लेकर आज तक कोई लगभग 600 से ज़्यादा पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स, एकेडेमिया, यूनिवर्सिटीज़ के तालिब इल्म, प्राइवेट सेक्टर से हमने इनपुट ली है। कभी भी आप इनपुट नहीं ले सकते जितनी आपको चाहिए, लेकिन एक बड़ा कंसल्टेटिव प्रोसेस था, एक एक लफ्ज़ पे बहस हुई जैसे होनी चाहिए नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में, स्पेशली क्योंकि ये पहली थी। तो बहुत मुशावरत के बाद सिस्टम के अंदर, सिस्टम के बाहर ये पॉलिसी सामने आई है। अब जो मेन आखिरी जो बड़ी बात मैं आपको बताऊं वो ये है कि सवाल ये उठता है और सही उठता है कि जी पॉलिसी तो हम बना लेते हैं, उसके बाद होता क्या, उसका फायदा क्या है, उससे फिर आगे निकलता क्या है। तो इस पॉलिसी में जो खुशाइन बात है वो ये है कि इस पॉलिसी की ओनर कह लें आप, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, जहां पे सिविल और मिलिट्री लीडरशिप बैठती है। एक पूरा इंप्लीमेंटेशन प्लान इसके साथ जो है वो उसको तैयार किया गया है, और कल वजीर आज़म साहब ने हिदायत की है कि हर माह नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन अपडेट देगी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को कि कौन सी चीजें इंप्लीमेंट हो गई, कहां मसाइल हैं, वो कैसे रिजॉल्व होने हैं। तो ये सिर्फ पॉलिसी की हद तक नहीं रहेगी, इसमें इंप्लीमेंटेशन भी आएगी। ये पॉलिसी एक छतरी की मानंद है, ये एक ओवरऑल विजन है, एक अम्ब्रेला डॉक्यूमेंट है। इसके नीचे आपकी तमाम सेक्टोरल पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज इसके साथ लिंक होना शुरू हो जाएंगी ओवर टाइम, ताकि जो विजन प्रोवाइड की गई है उसके नीचे आपकी सारी जो सेक्टर की पॉलिसीज है और स्ट्रेटजीज हैं वो चलें। क्योंकि ये विजन है, आज अगर आप मुझे पूछेंगे जी जो इस पॉलिसी में आपने सारा कुछ लिखा है वो हकीकत तो नहीं, आपने तो लिखा है इकोनॉमिक सिक्योरिटी में ये चीजें होनी चाहिए, फलां जगह आबादी कंट्रोल होनी वगैरह, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इस विजन के नतीजे में अब काम जो होगा उस पे इंशाल्लाह आगे जिस तरह हम चलेंगे तो इसकी फिर तामील होगी। यही आइडिया, हर मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी एक विजनरी डॉक्यूमेंट होता है, जो हमारा आज तक नहीं था, तो अल्लाह का शुक्र है ये हमारे सामने आया है। इसका नेक्स्ट स्टेप ये है जी कि ये एक मजमूई तौर पे तो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट होगा, लेकिन इसकी एक पूरी पब्लिक वर्जन रिलीज होगी। इंशाल्लाह वज़ीर आज़म साहब उसको लॉन्च करेंगे, और एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर हम इसको फाइनलाइज करके पब्लिक रिलीज भी करेंगे, लॉन्च भी करेंगे, और उस पर फिर हम चाहते हैं कि इस पर एक इंटेलेक्चुअल डिबेट शुरू हो, तमाम इनपुट आए। हमने इसमें इस हद तक बात की है कि एक चार्टर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, वो तमाम चीज़ें इसमें शामिल है, तो जितनी बहस हो उतना अच्छा है। बहरहाल एक डायरेक्शन इसमें मिल गई है। मैं आखिर में दोबारा से वाक़तन मुबारकबाद देना चाहता हूँ तमाम पाकिस्तानियों को, बिकॉज ये एक इतना बड़ा प्रोसेस है, लगती तो एक डॉक्यूमेंट ही है 100 सफ़े की, लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 7 साल लगे हैं इसमें पूरा करने में। और मैं अपने तमाम साथियों का, वफाकी हुकूमत में, सूबों में अस्करी क़यादत का, जिन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया है, और ख़ुसूसन नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न का, जिनका ये काम था, उन्होंने लीड ली, न सिर्फ मेरे साथ लेकिन मेरे से पहले भी, और ये सारा प्रोसेस जो है इसको एक जगह लेके आए, और आज ये अल्लाह का शुक्र है कैबिनेट ने अप्रूव किया है। तो दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट, और इसको जैसे मैंने आपको बताया एक हफ्ते के अंदर अंदर हम इसकी एक पब्लिक रिलीज करेंगे, एक डॉक्यूमेंट, और फिर इम्प्लीमेंटेशन प्लान पे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी अज खुद हर महीने इसकी अपडेट लेगी। बहुत शुक्रिया। आपने बताया 7 साल से जा रही है, सर इकबाल साहब का भी बयान आया, वो कह रहे 2014 से 2018 तक तो हमने इसको फाइनल कर दिया था, फिर 2018 से 2022 तक का भी प्लान दे दिया था, उसके ऊपर अमल कराने की कोई। अच्छा, वो मैं वाज़ेह कर दूं, मैं कुछ हैरान हूँ, कल मैंने फवाद से भी बात की थी। पाकिस्तान में बहुत सी पॉलिसीज हैं, फूड सिक्योरिटी पॉलिसी, वाटर पॉलिसी, जिसका वो जिक्र कर रहे हैं वो इंटरनल सिक्योरिटी की पॉलिसी है, वो एक एलिमेंट है अंदरूनी सिक्योरिटी, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी, यही तो सारा मकसद है कि नेशनल सिक्योरिटी इज एन अम्ब्रेला, उसके अंदर इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी, मिलिट्री सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, ये तमाम चीज़ें आती हैं। तो वो शायद उनको कुछ कन्फ्यूजन हुई है, उनकी पॉलिसी तो अंदरूनी सिक्योरिटी पॉलिसी वो पहले भी बहुत आती रही हैं।
इस पॉलिसी में, क्योंकि पूरा कंसेंसस आपको सिस्टम में चाहिए, बड़ा केयरफुली देख के कि हमने आगे कहाँ जाना है, ये बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है और ये पहले कभी नहीं आई। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि पिछले 2-4 दिन से मियां नवाज शरीफ की वापसी को लेके बहुत सारी खबरें मीडिया और सोशल मीडिया पे कराना तबसरे हो रहे हैं और वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब की भी वजाहत आई कि हाथ जो है वो हटा नहीं है मौजूदा हुकूमत से, तो बताएंगे क्या इस हवाले से काबीना में कोई बहस हुई और क्या कोई नवाज शरीफ की वापसी का कोई इम्कान और मौजूदा हुकूमत को किसी किस्म का कोई खतरा दरपेश है कि जो तरीक़ें दी जा रही हैं कि आज देखिए ये तो 3 साल से तरीक़ें दी गई हैं। अगर आपको याद हो जब हम पहले साल हुकूमत आई थी तो मौलाना फजलुर रहमान ये सारा जो है ये काट कबाड़ अपना लेके तो इस्लामाबाद आ गए थे और इनका ख्याल था कि हम हुकूमत पलट देंगे। हर 3 महीने बाद नई तारीख देते हैं। ज़रा हमारा जो मैं मीडिया है उसको मैं यही कहूँगा कि ज़रा इनके 3 सालों के बयान तो चलाए ना, दिसंबर में हुकूमत नहीं होगी, नवंबर में नहीं होगी। ये एक्चुअली देखें होता ही है कि अपने कारकुनों को कुछ चूरन भी तो बेचना होता है ना, लोग ही रात को छोड़ के चले जाएंगे सारे। हुकूमत जो है वो गिराना इनके दम की बात नहीं है, वो लोग जो हैं उसके लिए लीडरशिप चाहिए होती है, उसके लिए कोई इमरान खान जैसा बंदा चाहिए होता है। अपोजिशन पीटीआई ने की थी, आप देखें जो लोग खिलाफ भी हैं ना वो ये मानते हैं कि जिस तरह से इमरान खान ने नाकों चने चबवा दिए थे वो इनके पास की बात नहीं है। ये तो बेचारे रोज़ के दिहाड़ीदार ये सारे जो है ना ये दिहाड़ीदार सियासतदान है, इनका कोई और काम नहीं है, ये तो रोज़ की दिहाड़ी पकड़ते हैं। आज हमने ये कहना है रात तक ख़त्म, कभी कह देंगे फ़लाने जो अपना इतने लोग जो हैं वो उनसे उन्होंने हमसे रब्ता कर लिया है, कभी कह देंगे फ़लाने ने हमसे रब्ता कर लिया है, कभी इनकी रोज़ की दिहाड़ी है। आज हमने लोगों को इतने पे मुतमईन करना है, कल हमने इतने पे मुतमईन करना है। सो मेरा नहीं ख्याल इनके ऊपर जो है वो कोई भी किसी को भी इसके ऊपर कोई सीरियस बात है। और आज तो वैसे ही माशाल्लाह आपने देख लिया राना शमीम के एफिडेविट की जो परतें खुली हैं और जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मालूम हुआ है कि ये किस कदर बड़ा एक सिसिलियन माफिया है जो अदालतों को दबाव में डाल के अपने केसेस को अपनी फेवर में करवाना चाहता है। नवाज शरीफ को आज जो है ये जो हम इंशाल्लाह बरतानिया के साथ ये कानून के ऊपर कर रहे हैं, नवाज शरीफ को तो वापस आना होगा। नवाज शरीफ अगर ख़ुद जल्द वापस नहीं आते हैं तो हम इंशाल्लाह बिल्कुल आखिर में हैं कि हमने वो तमाम जो कानून में सुकम थे वो 2 साल लगा के हमने काफ़ी हद तक बरतानिया के साथ मामला जो हैं वो हल कर लिए हैं। नवाज शरीफ को हम वापस लेके आएंगे, इन्होंने नहीं वापस आना, आप यकीन रखें। ये जो आपने देखा ना यार सादक ने कहा कि वापस आ गए, अगलों को जाती उम्रा वालों को तो दिल ही बैठ गया कि यार सादक साहब क्या बात कर रहे हैं। उसके बाद जो है इन्होंने खुद कभी वापस नहीं आना। मैं उसको वक्त भी कह रहा था इनको बाहर ना जाने दें, इन्होंने वापस नहीं आना। मैं अब भी आपको बता रहा हूँ इन्होंने खुद वापस नहीं आना, इनको हम नहीं लेके आना। मिनी बजट कब आ रहा है सर? ये भी बड़ी मीडिया के सेक्शन में देखिए बजट देखें, ये मिनी बजट शजट नहीं है, हमारी एडजस्टमेंट्स हैं जो पिछला बिल है उसमें। उसके ज़ाहिर है IMF जो नवाज यहाँ पे ये जो नवाज शरीफ और जरदारी पाकिस्तान के साथ कर गए हैं, देखें ना हमारे पास ऑप्शंस हैं, या तो आप कहते हैं IMF नहीं लेते तो फिर उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अब जब आपने IMF में जाना है उसमें ये जो मैं देखता हूँ ये शहबाज शरीफ और ये सारे बातें कर रहे हैं, अपोजिशन से पूछे ना, अल्टरनेटिव दे दें हमें, कहें IMF के पास नहीं जाएं और आप लोग ये कर लें, वो कंसिडर कर लेते हैं। इनको पता ही कोई नहीं है, हमें बातें कर रहे हैं। और ये भी इंशाल्लाह ताला कल जो है ये बिल आज भी कैबिनेट में एक इनिशियल डिस्कशन इसके ऊपर बिल के ऊपर हो गई है। इसके ऊपर जो सवालात के जवाबात हैं कल भी होगा और इंशाल्लाह अगले मैं समझता हूँ 1-2 दिन में हम ये जो इसी सेशन में ही ये बिल जो है आ जाएगा। अभी शाम तक जो है वो देखेंगे कि इस पर काबीना का खसूसी इजलास होगा, लेकिन ये जो बिल है ये मैं आपको बता सकता हूँ कि ये अभी इसी सेशन में ही ये पास हो जाएगा। ये पहले ये बजट से पहले मैं बता नहीं सकता बिकॉज मैंने ओथ ऑफ सीक्रेसी साइन किया। आम आदमी पे कोई असर नहीं होगा इंशाल्लाह।